बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज की तो सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है कि क्लीन चिट का जो सीजन है वो बिल्कुल ऑन है। कल जब मैं आपसे मिली थी सेम टाइम पे सेम चैनल ऑफ कोर्स विद डिफरेंट पार्टिसिपेंट, तो उस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से जो इंक्वायरी कमीशन है उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक जारी की, और उस रिपोर्ट के अंदर हमें पता चला कि जनरल बाजवा हो, जनरल फैज हमीद साहब हो, उनको फैजाबाद धरने के हवाले से क्लीन चिट दी गई है। बिल्कुल साफ सुथरे नहाए धोए हुए वो लोग हैं, उनका कोई अमल दखल नहीं था उस फैजाबाद धरने के अंदर, बल्कि इनकॉम्पिटेंसी और पंजाब हुकूमत के ऊपर जो है वो सारी जिम्मेदारी जो है उस टाइम की डाली गई थी इस धरने को लेकर के। आज नया दिन था और आज एक नई क्लीन चिट मिली है, लेकिन इस दफा जो क्लीन चिट मिली है वो किसी और को नहीं, नून लीग के ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब को मिली है। मामला था जी तोशा खाना के हवाले से, जो कि गाड़ी ली गई है। नैब ने इस्लामाबाद की अदालत में इस हवाले से तमाम डिटेल रिपोर्ट जमा कराई, और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो मौकफ इख्तियार किया गया, तमाम तर फाइंडिंग्स के बाद ये पता चला कि 1997 में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे तो उनको तब सऊदी हुकाम की तरफ से गाड़ी तोहफे में दी गई थी। वो गाड़ी नवाज शरीफ साहब ने तोशा खाना में जमा करा दी। कट टू 11 साल गुजर गए और 11 साल तक वो गाड़ी तोशा खाना से विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल में शामिल कर दी गई, यानी कि हुकूमत के अंडर आ गई, यानी कि विफाकी हुकूमत ने उसे ट्रांसपोर्ट पूल का हिस्सा बना दिया। 11 साल के बाद 1997 के बाद 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, और उस टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वजारत उज़्मा थी वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास थी, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने वजारत उज़्मा संभालते ही एज अ गुडविल जेस्चर नवाज शरीफ साहब को ये ऑफर किया कि भाई क्योंकि आप वजीर आजम थे उस टाइम पर और आपको एक गाड़ी ये मिली थी, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो लिहाजा वो गाड़ी नवाज शरीफ ने तोशा खाना से नहीं, बल्कि जो विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल है उससे 11 साल के बाद पैसे देकर के ली। मनी ट्रेल शो की गई, और जो मनी ट्रेल है वो कोई बेनामी अकाउंट या कोई अंडर द टेबल पैसे नहीं थे, बाकायदा तौर पर प्रॉपर तरीके से जो उसके पैसे हैं वो दिए गए, और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब ने वो गाड़ी जो है अपने नाम की। अब ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ साहब को जो है क्लीन चिट दे दी गई है, ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तोशा खाना के हवाले से 157 करोड़, मतलब 157 करोड़ ये इतने पैसे हैं कि मतलब मैं तो, मुझे पता भी नहीं है कि इसमें कितने जीरो होंगे, मेरा तो कैलकुलेटर फट जाएगा कि अगर मैं ये चीज अपने कैलकुलेटर पे ये फिगर डालूं। ये 157 करोड़ की ऑलरेडी जो तोशा खाना के अंदर जो माली बेजब्तगी है, तोशा खाना की चोरी जो है ऑलरेडी इमरान खान साहब के ऊपर साबित हुई भी है, उनको सजा हुई भी है, और वो सजा खत्म नहीं हुई है, टेम्पररी तौर पर उनको मुअत्तल किया गया, लेकिन वो बरियत उनकी तरफ नहीं हुई है उसकी उनकी इस मामले में। लेकिन पीटीआई वाले हमेशा से अपने तोशा खाना के मामले को नवाज शरीफ के तोशा खाना के मामले से जोड़ते थे, और वो ये कहकर जोड़ते थे कि भाई हमने तो चले घड़ी ले ली, हमने तो चले जी तोहफे ले लिए, हमने तो चले जी हार ले लिए, हमने तो ज्वेलरी ले लिए, जो भी लिया तोशा खाना से। कम से कम पीटीआई वालों ने, इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने गाड़ी नहीं ली, क्योंकि गाड़ी तो आप पाकिस्तान के कानून के एतबार से ले ही नहीं सकते तोशा खाना से। तो लिहाजा अपने आप में ये जो आज की क्लीन चिट है ये एक नई तारीख रकम कर गई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ तोशा खाना के हवाले से, जो वो इमरान खान और नवाज शरीफ का कंपैरिजन करते हैं, वो तो बिल्कुल ही अपनी मौत आप मर चुका है, लेकिन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी इस हवाले से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी निहाल हाशमी साहब नून लीग से, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ बने हुए जी वेरी ऑनरेबल लालचंद मल्ली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ बने हुए जी वेरी ऑनरेबल फैसल मीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों मानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। मैं शो का आगाज अगेन वंस अगेन मेरे जो फेवरेट पार्टिसिपेंट है पीटीआई वाले, मैं उनसे करना चाहूंगी। लालचंद मल्ली साहब, ये तो बड़ा ही बैड सीन हो गया आप लोग के लिए, क्योंकि आप तो अपने जो तोशा खाना की बेजाब्तगी है या अपनी तोशा खाना की चोरी को ये कह करके किया करते थे कि नहीं हम कौन से अकेले हैं कि हमने किया है, और हमने तो कोई चोरी नहीं की है, क्योंकि हम जो चीजें लेते हैं वो तो ले सकते थे तोशा खाना से। अब आज आपको पता चल गया है कि हकाइक क्या है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको भी पता चले हैं कि नवाज शरीफ ने, जो नैब बता रहा है हमें, जो अदालत में बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने कोई चोरी वोरी नहीं की, जो उन्होंने गाड़ी ली थी वो पैसे दिए, प्रॉपर उसकी मनी ट्रेल है, और वो जो पैसे भी दिए गए वो विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से दिए गए, तो तोशा खाना का केस बनता ही नहीं है उनपे। जी सर। जी बिल्कुल, देखें, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नेब का काम है केसेस को साबित करना। इन्वेस्टिगेशन का उसका काम भी बिल्कुल ही नहीं है कि जो तरफ माफियाज हैं उनकी वकालत करे। ये इंतहाई हैरत से देखा जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन पूरी दुनिया इस पे हंसेगी कि जो एंटी करप्शन की वॉचडॉग है वो एक ऐसी ट्रांसैक्शन को उन्होंने जायज करार दे दिया है, तोशा खाना से गाड़ी लेने को, जो पाकिस्तान के कानून के मूजब
बिल्कुल उनका कोई हक बनता ही नहीं। जो स्टोरी आपने बताई है ये सबको मालूम है। ये हम जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का एक गठजोड़ रहा है, तो आपने देखा कैसे 11 साल के बाद भी वो किसी की बाप की जागीर समझकर 11 साल के बाद ही एक सऊदी अरब से ली गई कार जो है वो दे दी गई, सिर्फ उनको खुश करने के लिए, क्योंकि उन दिनों में उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। लिहाजा ये ठीक सबको है। पता है कि कार जो वो ही नहीं जा सकती। लिहाजा ये इनका गठजोड़ आज भी जारी है। एक तरफ ये हो रहा है तो दूसरी तरफ झूठे मुकदमात में जो बुश्रा बीबी है और इमरान खान साहब हैं, उनको उन पे केसेस, अब हम झूठे केसेस इसलिए कहते हैं कि रिसेंटली राना जी। सराला साहब का जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि ये जो 3 सजाएं दी गई थी इमरान खान को वो गलत वक्त पे और गलत दी गई थी। उसमें अननेसेसरी हेस्ट किया गया और जल्दी में दी गई, यानी कि हमारे मुखालिफ जो है वो भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ये सजाएं जो है वो उस वक्त पे गलत दी गई थी। और तीसरी तरफ आप देखें जहां पे इंसाफ की फराहमी शुरू होती है, इमरान खान साहब की बेल कंफर्म करने पे रावलपिंडी के एक जज के खिलाफ मरियम नवाज ने रेफरेंस भेज दिया है। ये वही कहानी है कि हर सूरत में जजेस को, अदलिया को इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनको हरास किया जाए, उनको दबाव में रखा जाए। तो वो पॉलिसी जो है अभी तक एग्जीक्यूटिव की जारी है। तो लिहाजा हम्म। यकीनी तौर पे आपने जैसे देखा नवाज शरीफ को जो है एयरपोर्ट में जाके कोर्ट के स्टाफ ने वेलकम भी किया था और चाहे बायोमेट्रिक की थी, वो लंदन प्लान के तहत वो सिलसिला अभी तक जारी है। ठीक है जी, आपने तो बड़ी बड़ी डिटेल इन डेप्थ जाकर के अपना जवाब भी दिया, पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया और अपना एनालिसिस भी आपने दे दिया। निहाल हाशमी साहब, मैं तो यहाँ से बात शुरू करना चाहूंगी कि आप यहाँ से जवाब दें कि 11 साल के बाद जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि बाप की जागीर समझ के आपने जो गाड़ी है वो अपने नाम करवा ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल तो मेरे इल्म में नहीं है, मैं आज के ताज़ा खबर या कल को मुझे नहीं मालूम, मेरे इल्म में नहीं है। मगर जो आपने बताया आपके इंटरव्यू में, उसको जब मैंने सुना तो आपने जो इंट्रो कराया उसमें जो मैंने सुना वो ये कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने गालिबन किसी मौके पे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो सेंट्रल पोल है उसके अंदर से गाड़ी दी थी, वो जो सऊदी अरब ने उन्हें दी थी तोहफतन। दूसरी तरफ ये केस फिर जब वो आप एक तरफ तो कह रही है तोसाखाना, दूसरी तरफ आप कह रही है सेंट्रल पोल, दोनों में से एक हो सकता है। देखिए ये दोनों का अलग अलग मामला है। तोसाखाना एक इंडिपेंडेंट एंड बिल्कुल डिफरेंट टाइप के इदारा है और जो सेंट्रल पोल ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो एक अलग इदारा है। तो आप सेंट्रल पोल के या तोसाखाना के किसी जिम्मेदार को बुलाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। सेंट्रल पोल से अगर कोई भी देखे, सरकार से आप ज़मीन भी खरीद लेते हैं, सरकार से आप मुख्तलिफ किस्म के लाइसेंस और परमिट भी ले लेते हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ, अगर ये तोसाखाना का मामला होता तो फिर हमें देखना पड़ता कि ये एक तरफ एक मामला है, दूसरी तरफ दूसरा मामला है। मगर ये आपने केस को दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके रख दिया है। जब ये आता है सेंट्रल ट्रांसपोर्ट पोल से, तो अब ये तोसाखाना का हिस्सा नहीं रहा। अब ये इट इज नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ तोसाखाना। इसके ऊपर अब तोसाखाना के कवानीन और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लागू नहीं होता है। अब इसके ऊपर वही कवानीन, वही रूल एंड रेगुलेशन लागू होगा जो कि सेंट्रल पोल का है। ठीक है निहाल भाई, कोई नाराजगी तो नहीं चल रही आपकी पीएमएलएन के साथ, मियां साहब के साथ, बड़े मियां साहब के साथ, छोटे मियां साहब के साथ? क्योंकि मुझे तो लगा कि आप बड़े खुश होंगे कि ताहयात कायद को क्लीन चिट मिल गई है, खास तौर पे ऐसे टाइम पर जब 4 साल पहले एक तोशाखाना का रेफरेंस दायर हुआ, 4 साल पहले 1997 वाली गाड़ी का, और जो कि 2008 में ली गई, 4 साल पहले उसका जो है रेफरेंस दायर होता है, केस दायर होता है, और 4 साल के बाद एकदम से पता चला कि जी नवाज शरीफ साहब तो मासूम है, वो बेकसूर है। तो मुझे लगा कि आप तो खुश होंगे, आप डिफेंड करेंगे कि देखिए जी हमारे मौकफ की जीत हो गई। कोई नाराजगी है तो सर प्लेटफॉर्म हाजिर है, बताएं, बड़े मियां साहब को भी पता चलेगा, छोटे मियां साहब को भी पता चलेगा। आप क्या डिफेंड नहीं करना चाहते? आप तो टेक्निकलिटीज में पड़ गए सर। नहीं, डिफेंड करने वाली बात नहीं है। मैं ऐसे वकील आपसे ये बात कर रहा हूँ, जब आपने मुझे मौका दिया बोलने का
और आपने खुद ही ये बात इजहार कर दिया कि सेंट्रल ट्रांसपोर्ट पोल से ये गाड़ी लेके दी गई थी, तो ये तोसा खाना की नैब ने जवाब जमा कराया है सर, इस्लामाबाद की कोर्ट के अंदर ये नैब ने जवाब जमा कराया है तफसीलन, इसीलिए मैंने वो पूरा जवाब आपके सामने कोट अनकोट पढ़ करके बता दिया पूरे पैनलिस्ट के सामने, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जी सर, कंटिन्यू करें। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बेहतर होता कि नैब के किसी अफसर को बुला लेती, हमारे साथ उसे बैठाती और उसके बाद जब वो जो कुछ बताते कि वो इन्होंने ऐसा क्यों किया, अंडर व्हाट लॉ। भाई नैब ने बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि आप बरी करें, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि नैब ने जो जवाब दाखिल कराया वो यही है कि तोशाखाना का केस बनता ही नहीं नवाज शरीफ के ऊपर, आप नवाज शरीफ को बरियत करें। तो अब नैब को बुलाने का क्या फायदा? मैं तो अब नून लीग से पूछूंगी ना कि सर जी नैब भी अब आपके बारे में कोर्ट में जाके बोल रहा है कि जी के क्लीन चिट दे दे, तो मेरा तो सवाल आपसे यही है कि आज 4 साल के बाद इस केस के एकदम से नवाज शरीफ साहब कैसे मासूम हो गए, और अगर यही फैसला आप लोग ऑपोजिशन में होते तो आता, तो शायद पीटीआई भी इस फैसले को मान लेती। अपनी हुकूमत में, अपने भाई की हुकूमत में अगर इस तरह का फैसला आया है तो फिर तो पीटीआई वही कहेगी जो वो कह रही है। सर जी सर, तुम तो लेना, नैब हमारी हुकूमत के मातहत नहीं है, और नैब में जो केसेस मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जनाब साकिब निसार के कहने पे, आसिफ सईद खोसा और जीआईटी कहने पे बनाया गया था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अदालत में प्रूफ हो गया। और मैं उन केसों में 12 गया हूँ और ऑलमोस्ट सारे केसों की मैंने प्रोसीडिंग देखी है। तो वहाँ पे तो नैब के तोते उड़ते रहे जब वो जजेस सवाल करते रहे, यही वो 6 जजेस इनमें से जब ये सवाल करते रहे कि भाई ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तो फिर भाई केस कैसे बना दिया आपने? तो नैब तो हमारे साथ दुश्मनी करता ही रहा है। अगर आज नैब अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए सच को इजहार कर दिया, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ के साथ तो होती रही है जाती, उनके खिलाफ तो नैब ने उनको इंतकाम का निशाना बनाया हुआ था। ही वाज द विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी, पॉइंट आ गया। अब लग रहा है कि वो जो सर्कमस्टांसेस है वो डेफिनेटली क्योंकि चेंज हुए हैं तो नैब का रवैया भी चेंज हुआ है। इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल कर लूं। फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये जो नैब ने बरियत की दरखास्त की और कहा है कि भाई ये केस बनता ही नहीं है नवाज शरीफ के ऊपर, ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से है, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी नाम इसमें है क्योंकि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर वही थे और उन्होंने ही इनको ऐसे गुडविल जेस्चर की कि ठीक है जी हम नवाज शरीफ साहब से पूछ लेते कि अगर उनको गाड़ी चाहिए। प्लस नॉट टू फॉरगेट कि सर जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है और आपके जो को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने तो 2 गाड़ियां ली हुई हैं और उनके हवाले से भी अभी बरियत की कोई ऐसी बात नहीं हुई है। चले समझ में आता है कि जो सदर साहब है वो इस्तिस्ना ले सकते हैं और जो यूसुफ रजा गिलानी साहब है वो चेयरमैन सेनेट है। सो व्हाट इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लुकिंग इनटू आफ्टर ऑल दिस सिनेरियो? आप लोग अपना जो इस्तिस्ना उसको क्लेम करेंगे या आप भी चाहेंगे कि वंस एंड फॉर ऑल आपके रहते हुए ही ये केस खत्म हो और बरियत की तरफ मामला जाए? देखें बिनेश भी बात ये है कि ये केस इतने साल से चल रहा है और इन कई सालों में नून लीग के किसी वकील को ये ख्याल ना आया कि वो ये बात मेंशन करे कि जनाब ये नैब का नहीं, ये जो सेंट्रल पूल है उसके अंदर से गाड़ी आ रही है। और ना ही जो मीडिया पे इनके बैठते हैं आके प्रोग्राम्स में लीडरान, उनको 4 साल ये भी बिल्कुल इस बात का किसी ने होश नहीं दिलाया कि यार ये जो नैब के ने जो केस बनाया है वो तोशाखाना का तो है ही नहीं है, ये तो गाड़ियाँ सेंट्रल पूल से गाड़ी ली गई थी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक क्वेश्चन मार्क इस बात पे है। दूसरा, आपने जो बात की कि आसिफ जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब की, तो मैं थोड़ी सी बात ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में करूँगा कि इस वक्त जिस तरीके से हमारी नैब, हमारी आला अदलिया, हमारी जो दूसरी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, उनके फैसलों के नतीजे में जो जग हंसाई हो रही है कंसिस्टेंटली अदालती निज़ाम की, तो उस पर पहली बात तो यह है कि हमारी जो कौम है 90% लोग, बल्कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ज़्यादा ऐसे लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये एक मजाक हो रहा है कौम के साथ। आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने 11-14 साल जेल काटी, उस वक्त किसी बंदे को ये ख्याल नहीं आता था कि ये बंदा जो है इसको मासूम आदमी को हमने जेल में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खामद है और उसको वो टिल्ट करवाना चाह रहे हैं उनकी पॉलिटिकल जो नज़रियात को।
तो उस वक्त कहते थे नहीं 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 ये तो है ही, आसिफ जरदारी साहब ने ये काम किया है। आज वही लोग जो हैं, नवाज शरीफ साहब के लोग भी वही बात कर रहे हैं जी कि वो बेगुनाह थे, इमरान खान के लोग भी वही बातें कर रहे हैं कि वो बेगुनाह थे। तो इस बात को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारा अदालती निज़ाम सिर्फ और सिर्फ सियासी लीडरान को विक्टिमाइज करने के लिए मुसलसल यूज़ हो रहा है, और इसकी अब लिमिट्स जो हैं वो इतनी क्रॉस हो चुकी हैं कि अदालती निज़ाम के ऊपर से पाकिस्तानी कौम का बिल्कुल एतमाद ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग जो है वो पिछले साल तक जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उनको बड़े हर बंदा आइडियलाइज कर रहा था, उनके साथ भी अब जो कुछ उन्होंने किया तो वो सारों के सामने है। तो मैं बात इसके इनका कंक्लूजन ये करूँगा कि जो दोनों सियासी पार्टियाँ इस वक्त नून लीग और ये जो पीटीआई है, पहले नवाज शरीफ को बचाने के लिए आसिफ जरदारी साहब को इस्तेमाल किया जाता था, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ ये कानून इस्तेमाल किया जाता था, नून लीग को हुकूमत में लाने के लिए, नून लीग के लीडरों को बड़ा करने के लिए पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ अदालतें यूज की जाती थी। जस्टिस कयूम आपके सामने हैं। आज दोबारा नून लीग को बचाने के लिए, उनकी लीडर को फ्यूचर में प्रोटेक्शन देने के लिए इमरान खान को और उसकी पार्टी को विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो ये फेवरेट जो है अदालतों की नून लीग ही है। आपने अभी खुद कहा कि आसिफ जरदारी पर भी केस है और यूसुफ रज़ा गिलानी पर भी है, और ये दोनों लोग जो हैं ये जब भी इन पे से वो ख़त्म होगी जो उनको फैसिलिटी हासिल है, सबसे पहले नून लीग के लोगों ने ही इनके खिलाफ अदालतों में जाना है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के जनरल साहब के साथ 2000 पिछली हुकूमत में जो हमारी थी उसमें जरदारी साहब के खिलाफ गए थे, जो केस था जो इंटरनेशनल म्यूजियम से उस जी वो काला कोट पहन के गए थे। हाँ जी, तो वो ये काम दोबारा भी होना है। तो ये हमेशा फेवरेट रहे हैं अदालतों के, इन्होंने दोबारा फेवरेट बनना है। जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं वो मार खाती रहेंगी, और नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल, नवाज शरीफ साहब ठीक है, पॉइंट आ गया सर। इतने जज्बाती ना हो, आपने तो ऐसे तार छेड़ दिए ये क्लीन चिट के सीजन के अंदर कि मेमो गेट भी याद करा दिया, और जी जरदारी साहब के साथ जो कुछ हुआ बुग़्ज़े बेनजीर में वो भी याद करा दिया, और इस के जज्बात के अंदर आप इतना बह गए हैं कि आप, मुझे लगता है कि शायद ये भूल गए हैं कि आपने इनको नून लीग को फुल टाइम सपोर्ट किया है ये हुकूमत बनाने के लिए। ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सर आती हूँ, मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, बड़ा लंबा सेगमेंट हो गया। ब्रेक के बाद आकर के बाकी भी शो पड़ा है, इसमें बात करते हैं। फैसल मिर्जा, मैं आपको दोबारा भी चांस दूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ फैसल मीर साहब मौजूद हैं, लालचंद मल्ली साहब मौजूद हैं। सेगमेंट का आगाज मैं निहाल हाशमी साहब आपसे करना चाहूंगी। निहाल भाई, आपको जावेद लतीफ साहब तो याद है ना, मतलब मेरे आपके बड़े मोहतरम हैं, हम सबके बड़े मोहतरम हैं, नून लीग के बड़े प्रोमिनेंट फेस हैं। वो बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं, अजीब सी बातें तो बल्कि मेरे ख्याल से मैंने एक डिसेंट लफ्ज इस्तेमाल किया है। वो तो इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा रहे हैं नेशनल टीवी पे बैठ करके। वो कह रहे हैं कि जी उनके हल्के के अंदर, उनके इलाके के अंदर जो 5 एमएनए की जो सीट्स हैं, वो सारी 5 एमएनए की सीट्स कितने हो जी, 1 2 3 90 करोड़ में, ओए होए 90 करोड़ में जो है वो बिकी हैं। और ये बात वो टेलीविजन पर आकर कह रहे हैं। मैं तो हैरान परेशान हो रही हूँ कि पार्टी का इसके ऊपर कोई ऑफिशियल मौकफ उस तरह से सामने नहीं आ रहा। मैं इस बात पे हैरान हो रही हूँ, अदालतें किधर है, इलेक्शन कमीशन क्यों इतना खामोश है? क्योंकि नॉट टू फॉरगेट सर, जो जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, ये सिमिलर वही बात है जो पीटीआई कह रही है। पीटीआई भी तो यही कह रही है ना कि पैसा चला है, वोट बिके हैं, लोग बिके हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं, धांधली हुई है सर। देखिए, जावेद लतीफ साहब की अपनी जाती राय है और वो बड़े एक समझदार आदमी है और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है। मेरी भी एक जाती राय, मेरे इल्म में आया है कि केपी में एक बड़े तादाद में पैसे चले और केपी में वहाँ पे जो है जो जिम्मेदारान थे उनकी बात पर्स भी की गई है कि आप लोगों के रहते हुए ये क्या हुआ। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामला हुए हैं, केपी में भी काफी इस तरह के मामला हुए, बल्कि अली साहब ने भी जो बातें की और भी जो लोगों ने बातें की है, हम नहीं मालूम कहाँ कर रहे हैं। ये तो काम है
हमारे जिम्मेदारों का पाकिस्तान के उस हल्के में नहीं होगी ना नवाज शरीफ साहब की इतनी फॉलोइंग नहीं होगी आपकी। अगर बाकी लोगों के लोग सीट जीत गए हैं तो उस हल्के में नवाज शरीफ साहब की नहीं होगी फॉलोइंग, उन्होंने नहीं काम किया होगा, इतनी देर के बाद आए हैं पाकिस्तान, तो हो सकता है उनका कनेक्ट ना बना हो। सर एक ये भी तो है, या तो फिर आप खुल करके ये कहें कि ये गलत है, ये 2 नंबरी है, आप बताएं खुल करके, फिर बताएं, और फिर इलेक्शन कमीशन और जो क्या कहते हैं कि जो जुडिशरी है उससे कहें कि वो इस हवाले से आवाज उठाए, फॉर्म 45 फॉर्म 47 लेकर के आए, दिखाएं मीडिया पे, हम उस बारे में बात करते हैं। सर फिनिश मोहम्मद नवाज शरीफ के तुफैली सबको वोट मिला है, जितनी फॉलोइंग मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, जितना नेक नाम वो रहे, जितने उनके काम है, जितने उनके प्रोजेक्ट हैं, वो खाक केपी में हो, वो सिंध में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में, किसी और के क्रेडिट को नहीं जाता। जितना पाकिस्तान के दिफा के लिए उन्होंने किया, जितना पाकिस्तान की मईशत के लिए, आप कह रहे हो उनकी फॉलोइंग नहीं होगी तो फिर किसकी फॉलोइंग होगी? यकीनन बहुत सारे लोगों को मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम रहा है। मैंने कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो समझते थे कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब देसी आदमी है, वो इंग्लिश स्टाइल नहीं है, वो उस तरह के स्मार्ट स्टाइल नहीं करता है, वो उस तरह के, तो बहुत सारे लोगों को पर्सनल गरज होती है लोगों के साथ, और वो पर्सनल गरज अपना निकालते हैं। हम फोर्स किसी को नहीं कर सकते, मगर कोई कहता है कि जी हमें पसंद नहीं है, हो सकता है किसी को कोई पसंद ना हो, और ये इस तरह के लोग होते हैं हमारे माशरे में जो बिल्कुल अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, मगर दरअसल वो होते हैं। भाई मुझे तो निहाल भाई पॉइंट आ गया आपका, बड़ा आपने अच्छे से अपना मौका दिया है, प्लीज मेरे साथ रहिए, मैं चाहती हूँ आप पीटीआई को जरा सुन लें। मल्ली साहब ये आप सुन लें निहाल भाई क्या कह रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपको हरवाया गया है, ये तो कह रहे हैं कि नून लीग को भी हरवाया गया, बल्कि ये जिस नवाज शरीफ के जिस हल्के की बात कर रहे हैं, ये जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब को शिकस्त हुई है, उसके अंदर जो शख्स जीता है उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो ये तो अगर धांधली हुई है या इंटरफेरेंस हुई है सर, ये तो फिर पीटीआई की फेवर में हुई है ना। तो आप बेचारे इन्हीं के ऊपर प्रोग्राम्स में आके चढ़ाई कर देते, चले शाबाश दोनों दोस्ती कर लें अब आज, क्योंकि आप दोनों का तो मौकफ सेम है, आप भी कह रहे हैं आपके खिलाफ धांधली हुई है, वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ धांधली हुई है, तो बस फिर लड़ाई किस बात की? विनेश, जो बात अभी की है निहाल हाशमी साहब ने, वो बहुत ही अहम है, और जावेद लतीफ साहब ने उससे भी ज्यादा अहम बात की है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ रहा है 8 फरवरी इलेक्शंस के बारे में, ये उसको विंडिकेट करता है। अब कोई शायद इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची है कि ये ना कह रही हो, हालांकि नवाज लीग को वज़ारत-ए-उज़्मा सौंपी गई है, दी गई है, गिफ्ट की गई है, उसके बावजूद नवाज लीग भी चिल्ला रही है कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। और ये जो 90 करोड़ वाली बातें हैं, ये अब आलिम आश्कार है कि बलूचिस्तान, सिंध समेत मुख्तलिफ सूबों में और डिवीजनों में इलेक्शन को बेचा गया है। ये वो इलेक्शंस नहीं थे जिसमें आवाम की राय दी गई हो, और जो आवाम ने राय दी थी उसको फॉर्म 47 के जरिए उसको तोड़ मरोड़ के, और ये 17 सीटों वाली जो पार्टी थी उसको हुकूमत में लाके पाकिस्तान के आवाम के सर पे बिठा दिया गया है। ये भी अब बात सामने आ गई है कि जो जस्टिस फायज ईसा साहब है, काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने जो ये ऑफिसर्स आरओज और डीआरओज वगैरह जो लिए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, ये भी एक फ्लॉड अप्रोच थी, और उससे पाकिस्तान को और इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर नुकसान हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। अब आपने इस बात पे, इन इल्जामात पे जो निहाल हाशमी से आपने पूछा जो जावेद लतीफ के बारे में, तो वो केपी निकल गए। तो हम तो चाहते हैं कि एक जो है कमीशन बनाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी खुश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के जो निगरानी में एक कमीशन बने, वो इस इलेक्शन का ऑडिट करे, हर सूबे से ऑडिट करे कि वहाँ पे क्या हुआ है। बेशक इनको अगर केपी में ये शिकायत आई है और वली खान की वो बात कर रहे हैं, तो बेशक वहाँ पे भी वो ऑडिट करा ले। हम तो ये इनकार नहीं कर रहे कि आप सिर्फ पंजाब में कराएं या सिंध में कराएं, पूरे पाकिस्तान में ये ऑडिट कराना चाहते हैं, वहाँ पे ये यकीनी तौर पर ऑडिट कराई, लेकिन ये कराएंगे नहीं ऑडिट, क्योंकि इनको पता है कि अगर उन्होंने ऑडिट कराया, जैसे आपने देखा कि आज ही 2 फैसले ऐसे आए हैं जिसमें नवाज लीग की 2 एमएनए की सीटें चली गई है। वो फैसले लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं। इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट की में अगर बैठेंगे तो इसको हमारी 80 सीटें वापस करनी पड़ेगी, और ये किसी भी सूरत में हुकूमत कायम नहीं रह सकती।
और मैं फैसल मीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पीपल्स पार्टी से होते हुए भी इस बात का एतराफ़ भी किया कि नवाज शरीफ को मुसलसल अदालतों का लाडला बनाया जा रहा है, उनको रिलीफ किया जा रहा है, और इमरान खान साहब को जो है वो अरे सियासी भाई इंतकाम मती का साहब, बड़ी जो देर कर दी सर आपने शुक्रिया अदा करने में। अगर उस वक्त जो है जब ये आपको ऑफर कर रहे थे कि आप हमारे साथ मिलकर के हुकूमत बना लें, तो आज आपका पीपल्स हुकूमत तो पार्टी भी आपकी नहीं शुक्रिया अदा कर बनेगी। रही होती और आज आप हुकूमत में अब होते। अब आप ऑपोजिशन में अब बैठ करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं। चले, पॉइंट इज वेल टेकन सर। जरा अब आपने मीर साहब की बात की है तो मीर साहब के पास चले जाते हैं। फैसल मीर साहब, ये शेखुपुरा के इलाके के अंदर जो 5 सीटें हैं एमएनए की, वो क्या आपको भी लगता है कि वाकई वहां पे पैसा चला और 90 करोड़ की वो बिकी है जिस तरह से जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है कि जो पॉलिटिशियन हार गए हैं वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और प्रोग्राम्स में आकर के अपना कथारसिस कर रहे हैं? देखिए, मेरा ताल्लुक नून लीग से नहीं है, लिहाजा मेरा इस पे कमेंट करना बनता नहीं, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया है तो मेरे जवाब पे आप मेरे सियासतदान तो हैं, हाँ, मेरे आपकी जवाब मर्जी से पे इनकी हुकूमत मेरा बनी है। मेरा जवाब गलत भी हो सकता है और मेरे नून लीग के दोस्त माइंड भी कर सकते हैं उसको, लेकिन जो जावेद लतीफ़ साहब हैं वो राना तनवीर हुसैन साहब की बात कर रहे हैं, और जावेद लतीफ़ साहब समझे जाते हैं नवाज शरीफ साहब के बहुत नज़दीक। आपको याद होगा कि वो हमेशा कहा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और वही वज़ीर आज़म होंगे, और सेम वाज विद राना सनाउल्लाह। आप राना सनाउल्लाह की भी गुफ्तगू सुन लें, वो तो कह रहे हैं कि सारे ही हार गए थे, वो तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि पीपल के नून लीग जो है वो जितनी भी सीटें हैं वो, और आप क्या मानते हैं मीर साहब, आप क्या मानते हैं? देखिए धांधली तो हुई हार है। गई है नून लीग, नहीं शहबाज शरीफ साहब वोटों के नतीजे के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने और आपकी सपोर्ट से बने हैं कि वो सिर्फ सपोर्ट से ही प्राइम मिनिस्टर बने? देखिए, मैं इलेक्शन लड़ा था लाहौर से और रात के 10 बजे तक मैं बिलावल साहब के नीचे इलेक्शन लड़ा था। 10 बजे तक हम जीत रहे थे। एकदम पता चला जी कि यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को 30,000 की लीड मार दी है। उसके बाद रिजल्ट्स आने बंद हो गए, ठीक है, और रात को लेट हमें पता चला कि नवाज शरीफ साहब हार गए हैं और सुबह जो है वो रिजल्ट बदल गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो सारी चीजें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो इलेक्शन में अगर राना तनवीर हुसैन साहब ने इतनी सीटें निकलवाई हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन जीते, तो इस वक्त नून लीग के अंदर एक क्राइसिस चल रहा है जो कि इनकी आपस की जो दो ग्रुप्स हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के, और वो ठीक है, मरियम नवाज साहबा जो हैं वो इस वक्त सीएम है और उनके वालिद जो हैं उनको साथ दे रहे हैं, लेकिन जो 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 नवाज शरीफ का कोर ग्रुप था वो सारे का सारा, साद रफीक साहब हो गए, खुरम दस्तगीर हो गए, ये अपना राना साहब हो गए, इन सारों की गुफ्तगू एक जैसी है। तो इनका जो आपस का क्राइसिस है उसको आप पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछेंगी तो हम लोग तो बात बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आपस में क्योंकि इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, ये बात खुल के नहीं कर सकते, तो नाम भी नहीं ले सकते ना, मैंने तो नाम ले लिया। करें बात ना, मैं तो चाहती हूँ आप खुल के, तो ये राना तनवीर, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से है, राना तनवीर और सर ये चीज जोड़ लीजिए फैसल साहब, अभी पीटीआई ने ये बोला कि जी ये गिफ्ट की गई है वजारत उज़्मा, ये तोहफे में दी गई है वजारत उज़्मा। तो मुझे तो लग रहा है ये फिर जो आपकी बातें सुन के कि ये तोहफा तो आप ही ने दिया है, आप ही एडमेंट थे, आप ही थे खड़े हुए कि नहीं नहीं जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बनेंगे वजीर आजम। इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, जरा थोड़ा सोच लीजिए। मैं बस एक छोटा सा ब्रेक लेके आती हूँ, बस छोटा सा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब, इससे पहले कि मैं फैसल मीर साहब के पास दोबारा जाऊं ताकि वो अपनी बात इस हवाले से मुकम्मल कर लें कि ये वजारत उज़्मा तोहफे में किसने दी थी, मैं चाहती हूँ कि अभी तक जितनी बातें हुई ना आप उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स जरूर रखिएगा कि आपको तो वजारत उज़्मा तोहफे में मिली है, वोट शोट क्या होते हैं, इलेक्शन क्या होते हैं, जरा बताइए प्लीज, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बताइए मुझे। देखिए, जो सारी बातें हैं ये एक हमारी ज़हनी तज़ाद की बातें हैं। आप मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें, हम सब किसी एक सिमत में नहीं है। अभी जब मीर साहब बातें कर रहे थे तो मैंने देखा कि बज़ाहिर तो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मगर मीर साहब की बातों से मुझे लग रहा है कि ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। जिस तरह से वो हमारे कायद के बारे में बातें करते रहे, जिस तरह से दीगर बातें करते रहे, वो तो मुझे अब बड़ा मशकूक हो गया है पीपल्स पार्टी और PMLN के हवाले से। जो मुहादात हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, वो बड़ा बहुत डिफिकल्ट सा नजर आ रहा है। मल्ली साहब तो खैर से वो, उनको तो हमसे ज़्यादा तजुर्बा है
उनकी पार्टी को 2018 में जिस तरह से आरटीएस को बैठाने के बाद जितवा के लाया गया और जिस तरह से इस बार भी उनके पार्टी को वोट डलवाने के लिए उनको मजलूम जाहिर किया गया, एक के बाद एक उनको मुख्तलिफ मुकदमात में सदा दी जाती रही बहुत तेजी से हैफजल वे में। देखिए, इससे लोगों में हमदर्दियाँ बढ़ती हैं, लोगों में एक चेंज आता है माइंड के, जी देखो इसके साथ ज्यादती हो रही, उनको मजलूम, इनका नाम फिर हो जाना चाहिए पाकिस्तान मजलूम कौमी मूवमेंट। तो मैं समझता हूँ कि जो खेलते हैं खेल, आप मुझसे ज्यादा जानती हैं, आप उनको बुलाएं, उनको बुला के उनके साथ गुफ्त शनीद करें। हम पाकिस्तानी इसके अब ज्यादा मुतहम्मिल हो नहीं सकते हैं और हम सारे सियासी कारकुनों को और सियासी लीडरों को और जो लोग बैठे हुए हैं जिम्मेदारी के मुकाम पे, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो अदालतें हो, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, सारे बैठ करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, अपने बच्चों के फ्यूचर से खेल रहे हैं। इससे ज्यादा नहीं। जब भी मैं देखता हूँ अपने पड़ोस के अंदर, कभी उनकी मईशत देखता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर 0 पे आ जाता है, जब उनकी तरक्की देखता हूँ तो 0 पे आता है। हम चाहते हैं, और हम दूसरी तरफ हम कहते थे कि हम जा करके दिल्ली में झंडा गाड़ देंगे, हम फतह कर लेंगे, लेकिन लाल किला हमारा है। अब जब हमने उनके इलेक्शन को देखा, कल पता चला कि 29 तारीख से इलेक्शन शुरू होगा और ये जून तक चलेगा, एक फेज वाइज। कितना ट्रस्ट है उनको अपने इलेक्शन कमीशन पे, अपने अदालती निज़ाम पे, अपने सरकारी निज़ाम पे बड़ा ट्रस्ट है, अपने सियासी जमातों पे, अपने मंशूरों पे, अपने कौल पे, अपने फेल पे। मगर हम तो बस एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, वक्ती फायदे उठाने के लिए छोटे छोटे चिंदी चोरी करते हैं। मुझे एज ए कौम बहुत अब मायूसी, डिप्रेशन, सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ, आप भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। हमें रोड मैप दिया जाए, और ये रोड मैप कौन देगा? हम और आप देंगे, जो एक जगह मिल के बैठे, अपने मुफाद से बालातर होके, जब हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के बजाय हक़ाइक़ का सही मानों में अदराक करें। मगर होता क्या है कि हमेशा चोरों के साथ मिल जाने वाली बात होती। थानेदार के साथ जब चोर मिल जाते हैं तो उस इलाके का हाल क्या होता है, जो आजकल हमारे शहर कराची का हाल है कि हर गली में डाकू घूमता फिरता है, किसी से मोबाइल। अच्छा, तो ये बताएं, आजकल थानेदार किन चोरों से मिले हुए हैं, ये तो बता दें। हुकूमत में तो आप बैठे हैं सर। थानेदारों से और चोरों से पूछे, मुझे क्या मालूम, मैं तो पाकिस्तान के एक आम मैं तो हुकूमत से पूछूंगी, आप हुकूमत में हैं तो आप ही बताएं। थानेदार चोरों के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इसलिए तो मैंने कहा। मैं नवाज शरीफ के अपना सिपाही हूँ, मैं हुकूमत में नहीं हूँ, ना मैं एमएलए हूँ, ना एमपी हूँ, ना चेयरमैन हूँ, ना एडवाइजर हूँ, ना स्पेशल असिस्टेंट हूँ, ना सेनेटर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। भाई थानेदार के साथ जो है वो पता नहीं अभी कौन कौन, ये मल्ली साहब से हम पूछ लेते हैं। थानेदार साहब कह रही हूँ, मल्ली साहब, ये थानेदार के साथ तो पहले आप थे, अब ये मिले हुए हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल है, क्या सूरत हाल है? और ये मिल बैठने की बातें होती है हर प्रोग्राम में, तो मिल बैठ जाएं भाई, इमोशनल कर देते हैं ये हमें भारत की एग्जांपल्स देख के, बांग्लादेश की एग्जांपल्स देख करके, तो बैठ जाएं भाई, पाकिस्तान की खातिर बैठ जाएं। जवाब दीजिए मल्ली साहब। देखिए, सबसे पहले तो पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये सजाएं इमरान खान साहब को जो दी गई हैं वो हैप्चर्ड मैनर में दी गई हैं, जल्दी में दी गई हैं, गलत है। और आज निहाल हाशमी साहब जो एक बड़े वकील है और नवाज लीग से ताल्लुक है उनका, वो भी कह रहे हैं कि सजाएं जो उनको दी गई वो ठीक नहीं थी, जो तरीकेकार ठीक नहीं था। ये हुकूमत में होते हुए नवाज लीग अगर ये बातें कर रही है तो ये पाकिस्तान की कौम को बताए कि अगर वो सजाएं ठीक नहीं थी तो उन केसेस में इमरान खान जेल में क्यों है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको इतना लंबा क्यों खींच रहा है। आप इज्जत केस में एक प्राइवेट मैटर था, उसको भी आपने घसीट कर आप अदालतों में ले आए, और ये सब केसेस जब बन रहे थे तो इस मुल्क पे शहबाज शरीफ ही उस वक्त पे नाफिज थे। अब 2018 की बात की तो देखिए, आप 2017 में धरने के हवाले से और 2018 के हवाले से फैज हबीब का नाम लेते रहे हैं। अब कभी जो आपके काजी जस्टिस फाइज़ साहब ने आपकी हुकूमत के थ्रू एक कमीशन बनाया, उसकी फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट कल अखबारात की जीनत बनी है। उसमें आपने देखा उसमें जो है उसको क्लीन चिट मिली है जनरल फैज हबीब को, और इनके चीफ मिनिस्टर, इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके लॉ मिनिस्टर, इनके इंटीरियर मिनिस्टर, इनके वजीर दफा, एक भी शख्स ने जनरल फैज हबीब का धरने के हवाले से नाम तक नहीं दिया।
जी सर, और ये अल्लाह आपके लिए भी एक लेसन है सर। डरते हैं अल्लाह से नहीं, बंदों से ही डरते हैं हम लोग तो। पाकिस्तानी कौम अल्लाह से कम डरते हैं, बंदों से ज्यादा डरते हैं। ओए होए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये कमेंट आया, लेकिन मंदिर साहब ये आपके लिए भी एक टेस्ट है, क्योंकि आप जिस तरह अभी इल्जाम लगाते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट पर, जब कल को आपके हवाले से अगर कोई कभी कमीशन बन गया, ठीक है, फ्यूचर में, तो आपने भी वहां पर जाकर के वही करना है जो अभी नून लीग के बड़े बड़े लीडर्स ने किया, और हम इन्हें इन गुनाहगार आंखों और इन गुनाहगार कानों से सुना सर। तो ये आपके लिए भी एक लेसन है, इसमें मुकम्मल कर लीजिए वेरी क्विकली। जी सर। देखिए, मैं तो कमीशन में तो बात कर रहा हूँ कि जस्टिस काजी फाइज इसाक, जिनको समझा जाता है कि हुकूमत से उनकी हमदर्दी है, और फिर वजीर आजम इनका, फिर सारे वज़रा इनके बयानात इनने दिए, तो फिर ये सारी उम्र जो रो रहे थे 2018 से कि जनरल फैज हमीद ने इमरान खान को सपोर्ट किया, वो तो इनका बयान यह खत्म हो गया। और जो कुछ ये कहते रहे थे वो एक झूठ पे मुश्तमिल था। और इसी कमीशन ने इसका पूरा जो जिम्मेवार ठहराया है वो पंजाब हुकूमत को ठहराया है। और उस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ जो है उसको लीड कर रहे थे। तो वो अगर उसने तब ना अहल थे तो अब वो कैसे अहल हो सकते हैं? अच्छा चले, तो अब ये जो आपने अभी अब बता आपने इंक्वायरी कमीशन की बात कर ही दी है, तो आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है मलिक साहब, वेरी क्विकली, मुझे ब्रेक पर जाना है, फाइनल कमेंट के लिए फिर मैं वापस आऊंगी। मुझे बस जल्दी से बता दें, आपको क्या लगता है कि पंजाब हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी थी कि इन्होंने इस मामले के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को यूज किया है सियासत के लिए? देखिए, मैं क्या, अब ये जो है कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और हम पाक फौज को और दूर रखेंगे। जब ये धरना लगा तो शहबाज शरीफ ने रोका नहीं, अगर वो पंजाब में रोक देते तो यहाँ पहुंचता नहीं। उसके बाद वो खुद आर्मी चीफ को बुलाते हैं, एजेंसी के हेड्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी मदद करें और इस धरने को डील करें। तो जिम्मेवार तो ये खुद है, हर चीज से जिम्मेवार ये खुद है। यही आजकल उनके बेनिफिशियरी भी है। ये लंदन प्लान के तहत ही, ये फिलहाल अभी उसी प्लान के तहत ही ये आए हुए हैं। और अब तो ये कह रहे हैं कि हमें बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब जमीर लोगों के मर जाते हैं तो डिप्रेशन भी होती है। अल्लाह, ठीक है जी, ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है जी। मीर साहब, अभी इस राउंड के अंदर और मजीद बातें ऐड ऑन होकर के आ गई हैं, तो अब जवाब दीजिए कि तोहफा वजारत उज़्मा का किसने किसको दिया और थाने तार के साथ कौन मिला हुआ है? जी सर। देखिए जी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में थानेदार कौन है वो आप सब जानते हैं। और हम लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बजाय इसके कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डिरेल हो, हमेशा इस पॉलिसी पे अमल दरामद रहे हैं कि 2 कदम हम आगे जाएं और 1 कदम पीछे हटें, ताकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो किसी ना किसी तरीके से मुकम्मल जो है वो डिक्टेटरशिप ना रहे। तो इस वक्त भी जो हुकूमत जो आई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो रिजर्वेशन थी वो सारी आपके इल्म में है। और अगर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, तो ऑब्वियसली उसमें पीपल्स पार्टी ने उनकी सपोर्ट की है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखें कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं हैं, जिनको के आपने जेल से निकाला और लंदन भेजा और वापस आए और उनका रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ और कबूतर छोड़े गए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी ये डील करके आए थे वो कोलैप्स की समहाउ। तो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। तोहफा अगर आप कह रहे हैं तो, या जो भी कह रहा है कि तोहफतन जो हमारे तहरीक इंसाफ के भाई हैं वो अगर कह रहे हैं कि तोहफा दिया गया, तो वो वाकई शहबाज शरीफ साहब को तोहफा दिया गया। मिलना वो नवाज शरीफ साहब को चाहिए था। और किसने दिया? मैं ये तो कह रही हूँ, मुझे तो लगता है आपने दिया तोहफा। आप ही तो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। बिलावल की पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग एंटी नवाज थी, एंटी शहबाज नहीं थी। हाँ जी, तो अब उसमें देखें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने ये पहले दिन कहा पीटीआई से कि आप हमारे साथ गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे। लेकिन अगर आप एक डेडलॉक पे आ जाते, पीटीआई कह रही है हमने गवर्नमेंट नहीं बनानी, पीपल्स पार्टी भी काफ़ी देर तक इस बात पे अड़ी रही कि हम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जब एक पार्टी हुकूमत में आना ही नहीं चाहती और पीपल्स पार्टी भी नहीं आना चाहती, ज़रूरत, तो नजरिया ज़रूरत, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नजरिया ज़रूरत के तहत वो पीपल्स पार्टी को उनको तोहफा देना पड़ा। अदरवाइज
देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी के तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी की एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इन पॉलिटिक्स, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो अभी इस वक्त तक तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद इंटरनल पॉलिटिक्स उनकी जो अपनी पार्टी की है वो इतने बड़े क्राइसिस का शिकार हो चुकी है कि आप अगर देखें तो मरियम साहबा के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे नॉन इलेक्टेड हैं, कोई उनमें से इलेक्टेड फेलो नहीं है। लेकिन और सर पंजाब इस वक्त सबसे बेहतर काम कर रहा है सर। जी जी रोटी सबसे पहले सस्ती पंजाब में की, मैं ये नहीं पंजाब जो है वो बड़ा एक्टिव हुआ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी 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 जी, जी वो सर। एक्टिव, वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं मरीम साहबा, लेकिन मैं पार्टी की इंटरनल जो क्राइसिस है उसकी बात कर रहा हूँ, पंजाब के अंदर भी और फेडरल के अंदर भी। अभी निहाल हाशमी साहब चले गए, वो भी नाराज़ हैं, आपने बिल्कुल सही उनको पकड़ा कि आपकी वो नाराज़गी है, क्योंकि ना वो सेनेटर बन सके ना वो कुछ और, उनके पास कोई वो नहीं है। तो जो भी लोग सर वो तो जावेद जावेद लतीफ साहब भी नाराज है, राना सनाउल्लाह हाँ भी नाराज है। अच्छा, तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि नाराज जब लोग होते हैं तो वो फिर ऐसी बातें करते हैं ना। हाँ अब ये जी कैसे डिसाइड होगा कि वो बातें नाराजगी में कर रहे हैं कि वो कैसे कर रहे हैं? मैंने उनकी अगर पल्स पकड़ ली या आपने उनकी पल्स पकड़ ली, अवाम तो इस तरह से पल्स नहीं पकड़ सकती ना, अवाम को तो बताना होगा। तो फिर इंक्वायरी हो, कोई कमीशन बने, फिर अवाम को तो सच बताना ही होगा ना। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं अपने तीनों मेंबर्स का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने ज्वाइन किया। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और कल इंशाल्लाह ताला फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अल्लाह हाफिज।